मैंने अपने पहले वीडियो में टिश्यूज़ के बारे में बताया था कि टिश्यू कितने प्रकार के होते हैं और कुछ नॉर्मल सी डेफिनेशंस दी थी, जिसके अंदर प्लांट एनाटॉमी, टिश्यूज़, फादर ऑफ प्लांट एनाटॉमी, इंडियन फादर ऑफ प्लांट एनाटॉमी एक्सेट्रा के बारे में बताया था। फिर मैंने ये बताया था कि टिश्यूज़ कितने प्रकार के होते हैं। मैंने उसमें बताया था कि टिश्यू 3 प्रकार के होते हैं: मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़, परमानेंट टिश्यूज़ एंड स्पेशल टिश्यूज़। फिर उसके बाद मैंने बताया था कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ के करैक्टर क्या होते हैं। फिर आज के इस वीडियो में ये मैं बताने जा रहा हूँ कि बेस ऑफ ओरिजिन ऑफ डेवलपमेंट के आधार पर जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। सबसे पहला होता है प्रोमेरिस्टेम। तो प्रोमेरिस्टेम के बारे में जानकारी ले लेते हैं। सभी प्लांट के जो नवीन अंग की नींव जो होती है वो मेरिस्टेम के द्वारा ही रखी जाती है। किसी भी प्लांट में यदि किसी ऑर्गन का निर्माण होना होता है तो सबसे पहले वहाँ जो डेवलप होने वाला जो टिश्यू है वो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू ही होगा। इस प्रकार के मेरिस्टेम को प्रिमोर्डियल मेरिस्टेम, एम्ब्रियोनिक मेरिस्टेम, यू मेरिस्टेम और अर मेरिस्टेम भी कहते हैं। इस मेरिस्टेम द्वारा प्राइमरी मेरिस्टेम का निर्माण होता है। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि प्रो मेरिस्टेम किसको जन्म देता है? प्रो मेरिस्टेम है वो प्राइमरी मेरिस्टेम को जन्म देता है। फिर बात करते हैं प्राइमरी मेरिस्टेम की। इस मेरिस्टेम का निर्माण वो मैंने अभी बताया था प्रो मेरिस्टेम द्वारा होता है। इस मेरिस्टेम द्वारा रूट एवं स्टेम की सहायता से प्लांट की लंबाई में वृद्धि होती है। अतः यह मेरिस्टेम प्लांट की प्राइमरी ग्रोथ के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। यानी प्राइमरी मेरिस्टेम होता है उसका निर्माण प्रो मेरिस्टेम से होगा ही होगा। उसके बाद इस मेरिस्टेम के द्वारा क्या होगा कि इस मेरिस्टेम के द्वारा रूट और स्टेम की लंबाई में वृद्धि होती है, यानी ये प्राइमरी ग्रोथ के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। उसके बाद आता है सेकेंडरी मेरिस्टेम। इस मेरिस्टेम का निर्माण परमानेंट टिश्यू से होता है। यहाँ पर ये एक इम्पॉर्टेंट बात होती है कि परमानेंट टिश्यूज़ वे टिश्यूज़ होते हैं जिनका निर्माण होता तो मेरिस्टेम के द्वारा ही है, परंतु मेरिस्टेमेटिक जो टिश्यूज़ होते हैं उनमें विभाजनशीलता की क्षमता बनी रहती है, परंतु जो भी परमानेंट टिश्यू होता है उसके अंदर विभाजनशीलता की क्षमता समाप्त हो जाती है। यानी जिस मेरिस्टेम के अंदर विभाजनशीलता की क्षमता समाप्त हो जाती है उसे अपन परमानेंट टिश्यू कहते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो सेकेंडरी मेरिस्टेम होगा वो परमानेंट टिश्यू से होगा। तो इसका मतलब फिर क्या हुआ कि इसका मतलब ये हुआ कि वे परमानेंट टिश्यू जिनमें कुछ अल्पकाल के लिए विभाजनशीलता की क्षमता आ जाती है उन्हें सेकेंडरी मेरिस्टेम कहते हैं। जिस प्लांट्स में सेकेंडरी ग्रोथ होती है उन प्लांट्स के परमानेंट टिश्यू में कुछ समय के लिए विभाजन की क्षमता आ जाती है। इस विभाजनशीलता की क्षमता को ही सेकेंडरी मेरिस्टेम कहते हैं। ये मैंने अभी आपको क्लियर किया था कि प्लांट के वे परमानेंट टिश्यू जिनके अंदर वापस विभाजनशीलता की क्षमता आ जाती है उन्हें सेकेंडरी मेरिस्टेम कहते हैं। इस मेरिस्टेम द्वारा प्लांट की मोटाई में वृद्धि होती है, यानी प्लांट जो है वो अपने डायामीटर में वृद्धि करेगा। जब कोई भी प्लांट अपने डायामीटर में वृद्धि करता है तो उसका मतलब ये हुआ कि उसके अंदर सेकेंडरी ग्रोथ होगी। तो इसका मतलब फिर अपन क्या कह सकते हैं कि सेकेंडरी मेरिस्टेम टिश्यूज़ परमानेंट टिश्यूज़ के द्वारा डेवलप होते हैं और ये उस समय डेवलप होता है जिस समय प्लांट के अंदर सेकेंडरी ग्रोथ होनी होती है। अगला आता है अपने पास, इस मेरिस्टेम के प्रमुख उदाहरण हैं कागेदा यानी फैलोजन, इंटरफेसिकुलर कैम्बियम और कैम्बियम इन रूट यानी एबनॉर्मल सेकेंडरी ग्रोथ। क्या होता है कि फैलोजन और इंटरफेसिकुलर कैम्बियम कहाँ होती है कि जब एट द टाइम ऑफ स्टार्ट ऑफ सेकेंडरी ग्रोथ दो वास्कुलर बंडल के बीच की जो मेरिस्टेमेटिक सेल्स होती है, दो वास्कुलर बंडल के बीच की जो पैरेन्काइमेटा सेल होती है वो पुनः मेरिस्टेमेटिक हो जाती है और एक अल्प समय के लिए उनमें विभाजनशीलता की क्षमता आ जाती है और एक छोटी सी स्ट्रिप का निर्माण करते हैं। यह जो स्ट्रिप होती है इसे इंटरफेसिकुलर कैम्बियम कहते हैं। ये डाइकॉट प्लांट्स के स्टेम के अंदर डेवलप होती है। डाइकॉट प्लांट के जो स्टेम के जो संवहनकूल होते हैं उनके अंदर पहले से ही एक कैम्बियम होती है, उसे इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम कहते हैं। तो इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम और इंटरफेसिकुलर कैम्बियम मिलकर के एक कैम्बियम रिंग का निर्माण करते हैं।
कागेदा यानी फेलोजन। ये फेलोजन कहाँ बनती है? ये फेलोजन बनती है कॉर्टेक्स जोन में। कॉर्टेक्स जोन अपन अब सभी जानते हैं कि ये कॉर्टेक्स जोन है वो पैरेन्काइमेटस टिश्यू से मिलकर बना होता है, और पैरेन्काइमेटस जो टिश्यू यानी मर्दूत की जो ऊतक होता है वो हमेशा स्थायी ऊतक होता है यानी परमानेंट टिश्यू होता है। उसके अंदर विभाजनशीलता की क्षमता समाप्त हो जाती है। बट एट द टाइम ऑफ सेकेंडरी ग्रोथ इस पैरेन्काइमेटस टिश्यू के अंदर पुनः विभाजनशीलता की क्षमता आती है और एक कैम्बियम रिंग का निर्माण करती है। ये कैम्बियम रिंग जस्ट एपिडर्मिस के जस्ट नीचे बनती है और ये कॉर्टेक्स जोन में बनती है। तो कॉर्टेक्स जोन में बनने वाली कैम्बियम रिंग को फेलोजन या कागएदा कहते हैं। ये मेरिस्टेम प्लांट के घाव भरने में भी सहायक होती है तथा इनका स्थान प्लांट के लेटरल पोजीशन में होता है। तो कहीं कहीं प्लांट के अंदर किसी भी कारणवश कोई भी चोट, घाव या एक्सवाइज होती है, उसके अंदर ये भरने के अंदर तथा सेकेंडरी ग्रोथ करने में सहायक होती है। दूसरा आता है बेसिस ऑफ प्लेन ऑफ डिवीज़न। बेस ऑफ प्लेन ऑफ डिवीज़न के आधार पर मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ को 3 भागों में बांटा गया है। सबसे पहला मास मेरिस्टेम। इस मेरिस्टेम की सेल में सेल डिवीज़न अनियमित व अनियंत्रित प्रकार से होता है, जिससे कोशिकाओं का एक समूह या मास ऑफ सेल उत्पन्न हो जाता है। क्या होता है कि बेस ऑफ प्लेन ऑफ डिवीज़न के अंतर्गत आने वाले जो मास मेरिस्टेम है, इस मेरिस्टेम की जो सेल है उसके अंदर विभाजनशीलता का कोई क्रम निश्चित नहीं होता। इसके अंदर आने वाली जो सेल होती है वो अनियमित और अनियंत्रित प्रकार से विभाजित होती है, जिससे कि कोशिकाओं का एक मास बन जाता है, जिसे मास ऑफ सेल का उत्पन्न हो जाता है। इसका उदाहरण है एम्ब्रियो और एंडोस्पर्म। किसी भी प्लांट के अंदर एम्ब्रियो या एंडोस्पर्म का डेवलपमेंट होता है, उसके अंदर मास मेरिस्टेम एक्टिवेट रहता है। दूसरा होता है प्लेट मेरिस्टेम। इस मेरिस्टेम की सेल में पेरिक्लाइनल प्लेन में विभाजन होता है, जिससे बनने वाली सभी सेल एक लेयर में व्यवस्थित होकर एक पट्टी के समान संरचना करती है। यहाँ भी एक समझने वाली बात है कि प्लांट के अंदर जो सेल्स है वो हमेशा, या तो आपने सुना होगा कि माइटोटिक सेल डिवीज़न होता है या मियोटिक सेल डिवीज़न होता है। इसके अलावा एक पेरिक्लाइनल और एंटीक्लाइनल सेल डिवीज़न भी और होता है। तो पेरिक्लाइनल डिवीज़न जब होता है तो वो जो सेल होती है वो अपने पेरिफ्री के समरूप समान भागों के अंदर 2 भागों में बंट जाती है। उसी तरह से प्लेट मेरिस्टेम में भी सेल जो मेरिस्टेम की जो सेल होती है वो पेरिक्लाइनल डिवीज़न करती है और लेयर का फॉर्मेशन कर देती है और पट्टी के समान संरचनाएं बन जाती है। इसके एग्जाम्पल कौन है कि एपिडर्मिस का निर्माण होना, एपिब्लेमा का निर्माण होना एंड फॉर्मेशन ऑफ लीफ। यानी एपिडर्मिस, एपिब्लेमा और फॉर्मेशन ऑफ लीफ के समय प्लेट मेरिस्टेम सक्रिय रहती है। एम्ब्रियो और एंडोस्पर्म के फॉर्मेशन के समय मास मेरिस्टेम है वो सक्रिय रहती है। फिर आता है तीसरा रिब मेरिस्टेम। इस मेरिस्टेम की सेल में एंटीक्लाइनल प्लेन में विभाजन होता है, जिससे सेल की एक लेयर बन जाती है। यानी सेल तो पहले तो लेयर बनी, उसके बाद वो छोटे छोटे भागों में कट जाती है। एग्जाम्पल है कॉर्टेक्स एंड पिथ। तो ऑन द बेस ऑफ प्लेन ऑफ डिवीज़न के आधार पर मेरिस्टेम कितने प्रकार का हुआ कि मास मेरिस्टेम में क्या होगा कि सेल है वो अनियमित और अनियंत्रित रूप से डिवाइड होगी, जिससे कि मास ऑफ सेल का फॉर्मेशन होगा, जिसे कि अपन कह सकते हैं एम्ब्रियो और एंडोस्पर्म के फॉर्मेशन के समय। दूसरा होता है प्लेट मेरिस्टेम। इसके अंदर सेल है वो पेरिक्लाइनल डिवीज़न होगी, लेयर का फॉर्मेशन होगा, इसके द्वारा एपिडर्मिस, एपिब्लेमा और लीफ के फॉर्मेशन के समय। फिर आता है तीसरा रिब मेरिस्टेम। इस मेरिस्टेम के अंदर जो सेल है वो एंटीक्लाइनली विभाजित होती है, तो जिसके कि फलस्वरूप क्या कि पहला जो ये हुआ था उसके अंदर पेरिक्लाइनल से क्या बनी थी कि लेयर, और एंटीक्लाइनल से क्या हो जाएगी सेल है वो छोटे छोटे लेयर है वो छोटे छोटे में सेल में विभक्त हो जाएगी। इसके द्वारा कौन बनती है कॉर्टेक्स एंड पिथ। तीसरा आता है बेस ऑफ पोजीशन इन प्लांट बॉडी। बेस ऑफ पोजीशन इन प्लांट बॉडी के आधार पर भी ये मेरिस्टेम निम्न प्रकार की हो सकती है। पहला है एपिकल मेरिस्टेम। एपिकल मेरिस्टेम क्या है कि यह मेरिस्टेम रूट या स्टेम व लीफ के शीर्ष भाग पर पाई जाती है। जिस भाग पर यह मेरिस्टेम उपस्थित रहती है उसे एपिकल मेरिस्टेम या ग्रोइंग पॉइंट कहते हैं। एपिकल मेरिस्टेम वाली जो
जो जो टिश्यू है वो या तो रूट के या स्टेम के या लीफ के टिप भाग पर पाई जाएगी, और जिस भाग पर ये पाई जाएगी उसे अपन एपिकल पॉइंट या ग्रोइंग पॉइंट कहते हैं। इस मेरिस्टेम का प्रमुख कार्य प्लांट की प्राइमरी ग्रोथ करवाना है। यानी एपिकल मेरिस्टेम का प्रमुख कार्य क्या है? ये प्राइमरी ग्रोथ करवाती है। इस मेरिस्टेम द्वारा प्लांट के टिश्यू सिस्टम का निर्माण होता है। इस मेरिस्टेम को पुनः दो भागों में बांटा जा सकता है, रूट एपिकल मेरिस्टेम एंड स्टेम एपिकल मेरिस्टेम। जैसे कि मैंने अपने पहले लेक्चर्स यानी वीडियो लेक्चर में बताया था कि रूट एपिकल मेरिस्टेम एंड स्टेम एपिकल मेरिस्टेम के बारे में एक पूरा का पूरा चैप्टर है, वो मैं आपके सामने प्रस्तुत करूंगा। अभी इसके सामने बिल्कुल ब्रीफ एंड शॉर्ट जो हिस्ट्री है वो मैं आपके सामने, या इनके जो करैक्टर है वो मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ कि एपिकल मेरिस्टेम क्या होगा कि रूट, स्टेम व लीफ के टिप भाग पर पाए जाएंगे, और जिस भाग पर भी पाए जाएंगे उसे एपिकल पॉइंट या ग्रोइंग पॉइंट कहेंगे। इस मेरिस्टेम का प्रमुख कार्य क्या है कि प्राइमरी ग्रोथ करवाना। ये टिश्यू सिस्टम का निर्माण करता है। इसे पुनः दो भागों में बांटा गया है, रूट एपिकल एंड स्टेम एपिकल। दूसरा आता है इंटरकैलरी मेरिस्टेम। यह मेरिस्टेम वास्तव में स्टेम एपिकल मेरिस्टेम का ही भाग है, जो स्टेम की लंबाई में बढ़ने के कारण एपिकल मेरिस्टेम से टूटकर पीछे छूट जाता है। ये पीछे छूटा हुआ मेरिस्टेम कुछ समय तक तो विभाजनशील अवस्था में रहता है, बाद में स्थायी ऊतक में परिवर्तित हो जाता है। इंटरकैलरी मेरिस्टेम क्या है कि इंटरकैलरी जो मेरिस्टेम है वो वास्तव में एपिकल मेरिस्टेम का ही पार्ट है, लेकिन जब कोई एपिकल मेरिस्टेम लंबाई में वृद्धि करता है तो इस एपिकल मेरिस्टेम का कुछ हिस्सा है वो इसे छूट जाता है और लेटरल पोजीशन में चला जाता है, जिसे कि इंटरकैलरी मेरिस्टेम। ये कुछ समय तक तो क्रियाशील रहता है और बाद में ये परमानेंट टिश्यू में कन्वर्ट हो जाता है। घास फूल यानी ग्रेमिनी के प्लांट की लंबाई इसी मेरिस्टेम के द्वारा संभव है। यानी जो ग्रेमिनी कुल के जो प्लांट है उनकी लंबाई में जो वृद्धि होती है वो इंटरकैलरी मेरिस्टेम के द्वारा ही होती है। उदाहरण के तौर पर घास, गन्ना, बांस आदि के प्लांट के नोड के आधार पर भाग पर पाई जाने वाली जो मेरिस्टेम होती है वो इंटरकैलरी मेरिस्टेम होती है। और पुदीना यानी मिंट में भी जो मेरिस्टेम पाया जाता है वो इंटरकैलरी मेरिस्टेम। लेटरल मेरिस्टेम, यह मेरिस्टेम स्टेम व रूट में लेटरल पोजीशन में पाया जाता है। इस मेरिस्टेम की सेल पेरिक्लिनल डिवाइड होती है, जिससे सेकेंडरी टिश्यू का निर्माण होता है। इन सेकेंडरी टिश्यू के द्वारा सेकेंडरी ग्रोथ संपन्न होती है, जिसके कारण प्लांट अपनी मोटाई यानी व्यास में वृद्धि करता है। इसका मतलब क्या हुआ कि लेटरल मेरिस्टेम कौन होगा कि ये लेटरल मेरिस्टेम रूट व स्टेम में पाया जाएगा और इसकी सेल पेरिक्लिनल डिवीजन, मैंने पहले ही बताया था कि सेल डिवीज़न कितने के माइटोसिस, मियोसिस, पेरिक्लिनल और एंटीक्लिनल, ये चार प्रकार के। तो इसके अंदर भाई माइटोसिस एंड मियोसिस तो हर कोई जानता है। पेरिक्लिनली और एंटीक्लिनली जो डिवीज़न है वो आप जब प्लांट की डीप स्टडी करते हैं उस समय आपको, ये बहुत सिंपल सी बात है, कोई ख़ास बात नहीं है। कभी भी मौका मिलेगा तो इसके बारे में भी आपको बताऊंगा। तो ये स्टेम है वो पेरिक्लिनली डिवाइड होते हैं और सेकेंडरी टिश्यूज़ का निर्माण करते हैं, और सेकेंडरी टिश्यू के द्वारा सेकेंडरी ग्रोथ का संपन्न होती है, जिसके कारण प्लांट अपनी मोटाई यानी डायमीटर में वृद्धि करता है। लेटरल मेरिस्टेम के द्वारा इंटरफेसिकुलर कैम्बियम और कोर कैम्बियम का निर्माण होता है। फिर चौथा आता है बेस ऑफ फंक्शन। हेबरलैंड ने फंक्शन के आधार पर मेरिस्टेम को 3 भागों में बांटा। पहला कौन सा था? प्रोटोडर्म। प्रोटोडर्म एपिकल मेरिस्टेम का बाह्यतम एक स्तरीय मोटा स्तर होता है। इस स्तर यानी लेयर में आने वाली सेल एंटीक्लिनली विभाजित होकर एपिडर्मिस का निर्माण करती है। क्या? बेस ऑफ फंक्शन के आधार पर सबसे पहला है प्रोटोडर्म। प्रोटोडर्म मोटा मोटी तौर पर ये बात ध्यान में रखनी है कि वह मेरिस्टेम जो एपिडर्मिस का निर्माण करता है वो प्रोटोडर्म के अंतर्गत आता है। ये बात किसने बताई थी? हेबरलैंड ने। तो प्रोटोडर्म के बाद आती है प्रोकैम्बियम। इस मेरिस्टेम की सेल लंबी, पतली व संकरी होती है, जिससे प्लांट की प्राइमरी वास्कुलर टिश्यू यानी प्राइमरी जाइलम एवं प्राइमरी फ्लोएम का निर्माण होता है। यह मेरिस्टेम प्रोटोडर्म तथा ग्राउंड मेरिस्टेम के मध्य पाया जाता है। प्रोकैम्बियम में क्या होगा कि प्रोकैम्बियम के द्वारा प्राइमरी जाइलम एंड प्राइमरी फ्लोएम का निर्माण होगा
और ये क्या होगा, प्रोटोडर्म और ग्राउंड मेरिस्टेम के बीच में पाया जाएगा। तीसरा आता है ग्राउंड मेरिस्टेम। ग्राउंड मेरिस्टेम कौन सा होगा, इस मेरिस्टेम की सेल पतली भित्ति वाली, सॉफ्ट व आइसोडायमेट्रिक होती है। यह मेरिस्टेम प्लांट के किसी भी भाग के केंद्रीय भाग में कई परतों के रूप में पाया जाता है। इस मेरिस्टेम के द्वारा हाइपोडर्मिस, कॉर्टेक्स तथा पित्त का निर्माण होता है। ग्राउंड मेरिस्टेम क्या होगा कि ग्राउंड मेरिस्टेम के द्वारा किसी भी प्लांट की हाइपोडर्मिस का मतलब एपिडर्मिस के ठीक नीचे वाला भाग, जो कि हमेशा कॉर्टेक्स होता है। परंतु कॉर्टेक्स में भी क्या होता है कि जस्ट एपिडर्मिस के नीचे एक लेयर, 2 लेयर या 3 लेयर कुछ ऐसी सेल हो जाती है जो कि प्लांट को मैकेनिकल सपोर्ट प्रदान करने के लिए काम आती है, उनको अपन हाइपोडर्मिस कहते हैं। तो हाइपोडर्मिस के निर्माण में, कॉर्टेक्स के निर्माण में तथा पित्त के निर्माण में सहायक होती है। आज के लिए बस इतना ही। अगला जो वीडियो लेक्चर होगा उसके अंदर फिर मैं आगे टिश्यूज़ के बारे में बताऊंगा। अगर समझ में आए तो मेरे को वापस कॉल करके बताना, और नहीं आए तो भी मेरे को कॉल करके बताना कि सर मेरे को यहाँ से समझ में नहीं आया, तो मैं अपनी तरफ से इसको पूरी कोशिश करूँगा कि आपको समझा सकूँ। धन्यवाद।